नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं राठौड़ राजवंश की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं राठौड़ वंश की। और राठौड़ वंश क्योंकि हम देखते हैं कि तीन शाखाओं में विभाजित हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले और सबसे पुरानी जो शाखा है राठौड़ों की वो जोधपुर के राठौड़ हैं। उसके बाद बीकानेर की जो शाखा है और उसके अलावा एक छोटी सी शाखा के रूप में किशनगढ़ के राठौड़ों को हम पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में कंप्लीट जो है जोधपुर के जो राठौड़ हैं वो पूरा का पूरा हम पढ़ लेंगे। जोधपुर के राठौड़ों का पूरा राजवंश आज की एक ही क्लास में हम समाप्त करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। आरएस ओरिएंटेड जो फैक्ट्स है एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं उनके अप्रोच से इस पूरे डायनेस्टी को, इस पूरे राजवंश को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति से संबंधित कि जब बात होती है कि राठौड़ शब्द जो है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत का एक शब्द है राष्ट्रकूट, है ना। यहाँ से उत्पत्ति हुई। राष्ट्रकूट से जो है ये बना रट्टवुड, और रट्टवुड से बना फिर ये राउटेड होके हुई राठौड़ ये बन गया, है ना। तो ये अपभ्रंश होते होते जो है राष्ट्रकूट से राठौड़ शब्द यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। ये तो उत्पत्ति का मत है, यानी कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहली बात। दूसरा, हम बात करते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति के प्रमुख मत कौन कौन से हैं, क्योंकि जब हम गोहिल पढ़ रहे थे या राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे तो हमने अलग अलग मत पढ़े। ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। कई बार इस मत से संबंधित एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि किस व्यक्ति ने जो है ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया है, किसने इनको कन्नौज से आना बताया है, किसने बदायूं से इनको आया हुआ बताया है। तो इन सबके मतों को एक बार अच्छे से देख लेंगे। देखते हैं सबसे पहले जो दयालदास की ख्यात है ना, जो दयालदास की ख्यात है, इसमें बीकानेर के और राठौड़ वगैरह का इतिहास मिलता है और भी जोधपुर वालों का भी इतिहास प्राप्त होता है। तो इसमें जो है ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया गया है, ये ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण भल्लराव की संतान किसने बताया? दयालदास ने। इसके अलावा नैणसी जी, पृथ्वीराज रासो और जोधपुर राज्य की जो ख्यात है वहाँ क्या मिलता है कि कन्नौज से आए हुए हैं। दोनों जगह अलग अलग वर्णन है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड जो है, कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं कि जयचंद के वंशज, और जयचंद कहाँ के थे? गहड़वाल वंश के, ध्यान है ना, कन्नौज के, गहड़वाल वंश के, वही कन्नौज, तो सेम चीज आ रही है। तीसरा, विश्वेश्वर नाथ रेऊ, ये क्या कहते हैं भाई? ये भी क्या कह रहे हैं? कन्नौज के जयचंद का वंशज बता रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर हॉर्नली और GH ओझा, ये इंपॉर्टेंट मत है भाई, ध्यान रखना ये, क्योंकि ओझा जी हमारे जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनका हर एक मत महत्वपूर्ण है। और ओझा जी क्या कह रहे हैं? ओझा जी कह रहे हैं कि ये बदायूं के राठौड़ों के वंशज है भाई, बदायूं के राठौड़ों का वंशज इनको बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और जो है राठौड़ शासक हैं स्वयं को भगवान श्री राम के वंशज मानते हैं, यानी कि सूर्यवंशी और एक तरीके से मानते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए उत्पत्ति के साक्ष्य। दयालदास की ख्यात में क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भल्लराव की संतान है। उसके अलावा ज्यादातर इतिहासकार इनको कन्नौज से आना सिद्ध करते हैं, गहड़वाल वंश या जयचंद का वंशज। लेकिन 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 हॉर्नली और कौन? डॉक्टर GH ओझा, ये ध्यान रखेंगे। डॉक्टर हॉर्नली और डॉक्टर GH ओझा इनको बदायूं के राठौड़ों का वंशज सिद्ध करते हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं आगे, मारवाड़ के राठौड़ों को शुरू करते हैं। और मारवाड़ का नाम मतलब जैसे ही मारवाड़ तो वैसे ही क्या आ जाएगा जुबान पे या मन में? जोधपुर, है ना। तो जोधपुर के राठौड़ यहाँ से शुरू करता है। और जोधपुर के राठौड़ों में शुरुआत जो होती है वो राव सिंहा के समय से होती है, यानी कि राव सिंहा कौन है? संस्थापक हैं। जोधपुर के राठौड़ों के जो संस्थापक हैं वो है राव सिंहा। राव सिंहा जो है जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष थे, जिन्हें कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। और इनके नाम पर ध्यान रखेंगे मारवाड़ फाउंडेशन, जैसे मेवाड़ फाउंडेशन है ना, वैसे ही मारवाड़ फाउंडेशन द्वारा इनके नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है। और 2012-13 का ये जो पुरस्कार है ये विजयदान देथा को दिया गया, और 13-14 का जो पुरस्कार है डॉक्टर दलवीर भंडारी को दिया गया, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम ध्यान रखेंगे। कौन सा पुरस्कार? राव सिंहा पुरस्कार। ठीक है, चलिए देखो, राव सिंहा के बाद कौन आया? राव आस्थान बने। आस्थान ने जो है पाली, क्योंकि पहले केंद्र था तो पाली से हटाकर गुंदोज नामक जो गांव है, पाली में ही है वैसे तो, और वहां उसको केंद्र बनाया। और खेड़ और ईडर, ये जो गुजरात बॉर्डर के जो इलाके हैं, इन पर भी अधिकार किया। साथ में जलालुद्दीन खिलजी की सेना का जब आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण के दौरान ये सुरक्षा करते हुए अपने साम्राज्य की वीर गति को प्राप्त हुए। किसकी बात कर रहे हैं? राव आस्थान की, है ना। राव सिंहा के बाद राव आस्थान, यहाँ से राव आस्थान के बाद आते हैं राव धूहड़। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। राव धूहड़, है ना,
ये इनके उत्तराधिकारी थे आस्थान के, और इन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया कि प्रतिहारों को परास्त करके मंडौर पर कब्जा किया। उस समय मंडौर पर प्रतिहारों की इंदा शाखा का प्रभुत्व था, और इंदा शाखा से उन्होंने न केवल मंडौर को हासिल किया, अपितु प्रतिहारों को भी पराजित करके एक बार के लिए तो भगा दिया वहां से। लेकिन बाद में प्रतिहारों ने वापस से इनको हराया, वापस से इनको पराजित किया, और फिर से मंडौर इनसे छीन लिया। हालांकि मंडौर स्थायी रूप से बाद में चुंडा जी के समय आपको प्राप्त होता है। जब दहेज में हम बात करेंगे, सारा का सारा मामला आज अच्छे से समझेंगे, तो यहाँ पर ही समझेंगे, ठीक है। तो मंडौर पर अधिकार किया। हालांकि ये जो अधिकार था ये क्षणिक अधिकार था, ये स्थायी अधिकार नहीं था, ये क्षणिक था। और एक प्रतिहारों के साथ संघर्ष में ही 1309 में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन इससे पहले इन्होंने क्या किया था, कर्नाटक से एक मूर्ति लाए थे, किसकी, चक्रेश्वरी देवी की प्रतिमा लाए थे, और बाड़मेर के पंचपदरा जो परगना है, या जो फिलहाल हम बात करते हैं जो कस्बा है, उसके पास नगाड़ा गांव है, उस नगाड़ा गांव में इस मूर्ति को स्थापित किया, चक्रेश्वरी देवी की प्रतिमा को, और नगाड़ा माता या नगाड़ा धाम के नाम से जो है और ये स्थान प्रचलित है। और नागणेची माता जो है, जिसको राठेश्वरी माता भी कहा जाता है, ये फिलहाल के लिए जो है इनकी कुल देवी के रूप में, राठौड़ों की कुल देवी के रूप में इनकी पूजा की जाने लगी। तो इनका जो प्रमुख मंदिर है वो नगाड़ा धाम में है। एक मंदिर इनका जोधपुर के किले में भी है, मेहरानगढ़ में, उसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा एक मंदिर बीकानेर में भी है ना, बहुत बड़ा मंदिर है, उसके बारे में भी बात करेंगे डेफिनेटली। चलिए, तो राव दुर्गढ़ के समय पहली इंपॉर्टेंट चीज की मंडौर पर अधिकार किया, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की प्रतिमा लेकर के आए, और उस प्रतिमा को बाड़मेर के नगाड़ा गांव में स्थापित कर दिया। और राठौड़ों की कुल देवी जो है नागणेशी माता कहलाई है, राठेश्वरी देवी भी उनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, इनके बाद 3-4 उत्तराधिकारी हुए, रायपाल, कर्णपाल, भीम, जालरसी, और उनके बाद हुए राव छाड़ा। तो इनके संबंध में कोई विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। इसके बारे में बात करते हैं राव छाड़ा जी। देखो, राव छाड़ा जालंसी के पुत्र थे। उन्होंने उमरकोट के सोढ़ो, जैसलमेर के राव, जालौर, नागौर, सोजत, भीनमाल आदि के शासकों को परास्त किया, और अंत में 1344 में सोनगरा और देवड़ा चौहान, जो सिरोही के आसपास के इलाकों में रहते थे, उनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आते हैं कौन, राव तीड़ा। देखो, ये राव तीड़ा बड़े इंपॉर्टेंट है। राव तीड़ा ने सोनगरा चौहानों को परास्त किया। कौन थे, जिनसे लड़ते हुए कौन वीर गति को प्राप्त हो गया था, राव छाड़ा। छाड़ा की मृत्यु जिससे लड़ते हुए हुई, उनको तीड़ा ने परास्त किया, पहली बात तो, ठीक है। हालांकि लास्ट में इनके साथ भी यही हुआ कि ये भी तुर्की सेना से जो है सिवाना की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, यानी कि लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में ही वीर गति को प्राप्त हो रहे। क्यों? क्योंकि ना तो सेना का स्थायित्व है, एक स्थायी सेना भी नहीं है, एक साम्राज्य भी स्थायी नहीं है, बहुत सारी तकनीकी की भी कमी है, सारी चीजें चल रही हैं, अभी तो स्थायित्व नहीं बन पाया एक तरीके से साम्राज्य का। तो चले, अब यहाँ से इनके बाद आते हैं कौन, रावल मल्लीनाथ। इनके उत्तराधिकारी हुए, और इन्होंने क्या किया, तुर्कों से महोबा छीन लिया, है ना, तुर्कों से महोबा छीन लिया, और उस पर राठौड़ आधिपत्य स्थापित किया, और अपने वैभव और शक्ति के आधार पर इन्होंने रावल की उपाधि धारण की। मल्लीनाथ एक सिद्ध पुरुष भी थे। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना भी की थी। याद रखना, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कुंडा पंथ के संस्थापक कौन थे, रावल मल्लीनाथ, और इनके ही नाम के ऊपर जो क्षेत्र है वो मालानी क्षेत्र कहलाया, वहां के आसपास का जो क्षेत्र है, ध्यान देना आपको। चलो देखो, मल्लीनाथ जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हुए। उन्होंने अपनी राजधानी नाकोड़ा को बनाया, और ये नाकोड़ा ही बाद में मेवा नगर के नाम से जाना गया। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही मारवाड़ के क्षेत्र को मालानी कहते हैं। इनके भाई का नाम वीरम था, जिनको जो है इन्होंने अपना उत्तराधिकारी सेलेक्ट किया। अब आते हैं कौन, राव बीरम देव। ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट क्यों, अभी भी बात करेंगे अभी क्यों इंपॉर्टेंट है। और RS में एक सवाल जो है वो कहाँ से और क्या किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ से देखिए। वीरमदेव के जो आश्रित कवि थे बादर अछवा, बादर ढाडी। देखो, ये नाम बादर ढाडी नाम मिलता है आपको, और ये क्योंकि एक चारण लेखक थे, और इन्होंने एक रचना लिखी, कौन सी, वीर मायण। ये ध्यान रखना, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। वीर मायण की रचना बादर ढाडी ने की, और ये जो वीर मायण है ये चारण शैली का प्रारंभिक काव्य या चारण शैली की प्रारंभिक रचना मानी जाती है वीर मायण को। ध्यान रखना, वीर मायण चारण शैली का पहला ग्रंथ है। अगर पूछा जाए कि प्रथम चारण ग्रंथ कौन सा है, तो किसका नाम आएगा, वीर मायण। किसके द्वारा रचा गया, बादर ढाडी के द्वारा। और बादर ढाडी किसके दरबार में थे, किसके काल में थे, तो सवाल में क्या आ जाएगा उत्तर, राव वीरमदेव। और ये वीरमदेव कौन से हैं, मेड़ता के वीरमदेव नहीं है, ये वीरमदेव हैं जोधपुर के, मारवाड़ के वीरमदेव, मल्लीनाथ के उत्तराधिकारी वीरमदेव। ध्यान है आपको।
छोटे भाई उनके, ठीक है चलो। अब देखो इसके अलावा एक और लेखक थे, है ना, जाखो मणिहार नामक कवि ने जो है हरिश्चंद्र पुराण की रचना भी इनके शासनकाल में ही की, तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करते हैं राव चूंडा। देखो ये राव चूंडा के काल से थोड़ा सा चीज़ों का स्थायित्व जो है वो होना शुरू हो जाता है, चीज़ें स्थायी तरीके से चलना शुरू हो जाती है। राव चूंडा कहते हैं कि हाँ अब चीज़ों को अच्छे तरीके से चलाएंगे। इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी कुछ चीज़ें अर्जित की। इस तरीके से दहेज वगैरह का जो कुरीति है, जो दहेज की, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे हमें मिलता है। दहेज लेना तो नहीं चाहिए किसी को भी, आप भी जब एक अधिकारी बन जाए, प्रशासनिक अधिकारी, तो एक मिसाल पेश करें कि दहेज में कुछ भी ना लें, आराम से शांति से, केवल शादी के लिए दुल्हन ही दहेज रही है ना, दुल्हन मिल रही है, वो कम है क्या? तो अब यहाँ से देखो इन्होंने लेकिन दहेज में क्या लिया, पूरा मंडोर ही प्राप्त कर लिया। देखो कैसे, देखते हैं एक बार। मंडोर जो है उस समय वो इंदा प्रतिहारों की शाखा के पास था, मतलब प्रतिहारों की एक शाखा थी इंदा, उस इंदा शाखा के पास था। और उस मंडोर के शासक थे उस समय राय धवल इंदा। ध्यान रखना कौन थे, राय धवल इंदा। इन्होंने क्या किया, उनकी पुत्री थी लीलादे, इन्होंने अपनी बेटी लीलादे की शादी की किसके साथ, राव चूंडा के साथ। तो ना केवल शादी की अपितु मंडोर जो है दहेज में भी दे दिया, तो इनके मौज हो गई भी। अब देखो मंडोर जैसे ही दहेज में मिला, इन्होंने तुरंत अपनी राजधानी बना दिया। इन्होंने कहा मंडोर तो सेफ है, मंडोर से सेफ कोई जगह है ही नहीं अपने पास, तो मंडोर को तुरंत राजधानी बना देते। तो अब इनके पास एक ऐसा स्थान है जो स्थायी रूप से इनका है। अभी तक जैसे प्रतिहारों से पहले एक बार हमने मंडोर छीना था, लेकिन वापस, क्योंकि छीनी हुई चीज़ कब तक ही रहेगी, तो ये चीज़ तो दहेज में प्राप्त है, दहेज वाली चीज़ वो मांगेंगे नहीं जल्दी से, जब तक संबंध बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए। तो संबंध तो अच्छे रहे ही, तो दहेज में मिला तो स्थायी रूप से उनका खुद का, और राजधानी भी बना दिया कि चलो राजधानी तो अपनी मंडौर हो गई। तो मारवाड़ के राठौड़ों की जो राजधानी है, तो प्रथम राजधानी के रूप में एक्चुअली मंडौर का जिक्र हमें प्राप्त होता है कि हाँ मंडौर जो है एक प्रारंभिक और सुदृढ़ व्यवस्थित राजधानी के तौर पर प्राप्त होती है। ठीक है, अब मुगल के जो भाटी है उनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए कौन, राव चूंडा। चूंडा ने जो है नागौर के पास चूंडासर तालाब बनवाया। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। चूंडासर तालाब बनवाया। उनकी पत्नी जो थी चांद कंवर, उन्होंने एक चांद बावड़ी बनवाई जोधपुर में, और इन्होंने अपनी पत्नी किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर अपने बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया। ध्यान है ना, रणमल मेवाड़ में गदर बचा देगा। रणमल जब जाएगा ना मेवाड़, हंसाबाई की शादी करवा रहा है लाखा से, गया तो चूंडा से करवाने था, लेकिन वो मामला अलग ही था, हमने समझा उसको पूरा। और वहाँ पर मेवाड़ के आंतरिक प्रशासन के अंदर जो तहलका मचाया है रणमल ने, वो हम बात करेंगे, अभी रणमल जी को भी पढ़ेंगे। लेकिन रणमल को शासक ना बना के किसको बना दिया, कान्हा को बना दिया। रणमल उत्तराधिकारी था, लेकिन नहीं, किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर के छोटे बेटे कान्हा को बना दिया, है ना। तो ये ध्यान रखना, रणमल फिर मेवाड़ चला जाता है हंसाबाई का विवाह करके। अब देखो कान्हा शासक तो बन गया, ज्यादा साल नहीं रह पाया, 3 साल शासन किया इसने, है ना, लेकिन वह भी सांकला और बाटियों के साथ संघर्ष में मारा गया। अब क्योंकि जैसे ही कान्हा की मृत्यु हुई उसके बाद राव रणमल जो है बनता है राजा कहाँ का, मारवाड़ का। तो ये ध्यान रखेंगे। हालांकि कान्हा को जब राजा बनाया था तो नाराज होकर कहाँ चला गया था, मेवाड़ चला गया था, और बहन हंसाबाई का विवाह किससे कर दिया, राणा लाखा से विवाह कर दिया। शर्त क्या रखी कि मेरी माँ से जो उत्पन्न संतान है, क्योंकि बाद में मुगल जब राजा बना हम देखते हैं वही क्या बनेगा, मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा, इस शर्त के साथ। और ये प्रतिज्ञा ली किसने, चूंडा ने, कुंवर चूंडा ने। कुंवर चूंडा को राजपुताने का जो है क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, किसने अपनी प्रतिज्ञा ली थी, भीष्म ने ली थी ना, तो भीष्म पितामह, राजपुताने का या मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो इनका भांजा मुगल जब राजा बना, क्योंकि शर्त यही थी कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र शासक बनेगा, तो जब मुगल बना राजा, तो मुगल के समय छोटा सा मुगल था, शासन का सारा प्रभार यही संभाल रहे थे, तो रणमल का प्रभुत्व बढ़ा, शासन में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो गया। राघव देव की हत्या कर दी इन्होंने, ध्यान रखना है ना, मुगल की मृत्यु के बाद कुंभा भी छोटा ही था, है ना, और वास्तविक शासन ये चला रहे थे। रणमल ने मेवाड़ी सरदार राघव देव की हत्या करवा दी। अब यहाँ से मामला बहुत बुरा हो गया, और कुंभा की हत्या के भी सपने देख रहा है वो, तो अब यहाँ से कुंभा और जो चूंडा है नाराज होकर जो चला गया था, वो सब लोग आगे आते हैं, और इसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से 1438 के अंदर जो है एक रात को सोते हुए ही रणमल की हत्या कर देते हैं और रणमल को समाप्त कर देते हैं, यानी कि रणमल को मार देते हैं। और कहते हैं जोधा भी उधर ही था। तब जोधा भी देखा, उसको पता लगा कि पिताजी तो निकले हैं, और बाकी अब जितने भी लोग हैं मारवाड़ के उनके ऊपर भी अब संकट है, तो जोधा भी भागे अपने सारे मारवाड़ी सरदारों के साथ, और उस भागती हुई सेना का पीछा किया चूंडा ने, है ना।
हालांकि उनको हराया भी उन्होंने, और भगा भगा के, यानी कि सोजत और ये मंडौर वगैरह जो इलाके थे उनके 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 ऊपर भी अधिकार कर लिया यहाँ से मेवाड़ ने। तो कुछ सालों तक, यानी कि 1438 में रणवल की मृत्यु के बाद 1453 तक 15 साल, ध्यान रखेंगे ये बहुत लंबा समय, इन 15 सालों तक जो है कोई बहुत अच्छी जगह नहीं रहे, वो एक गांव में रहे, छोटे से गांव में, बात करेंगे अभी। अब देखो, रणवल की मृत्यु के बाद उसका विधिवत अंतिम संस्कार जो है चारण खेड़िया नामक चारण ने किया, और रणवल और जोधा के आश्रित कवि जो थे, कवि गार्डन पसाइत, याद रखना, इन्होंने रणवल और जोधा के वीर कृत्यों का प्रशस्ति गान करते हुए क्या लिखा, राव रिडमल रूपक और गुण जोधायन। के ध्यान रखना, ये गार्डन पसाइत के 2 ग्रंथ हैं रणवल और जोधा के ऊपर लिखे गए, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं, बात करते हैं राव जोधा की। तो 1438 से ही शासनकाल इनका शुरू हो जाता है, माना तो ही जाता है, लेकिन 38 से 53 तक इनके पास कुछ नहीं था। कैसे, देखो एक बार, देखो 1438 में राव रणमल की हत्या हो जाने के पश्चात मेवाड़ नरेश कुंभा ने चूंडा लखावत के नेतृत्व में मंडौर और मारवाड़ राज्य के अन्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। जोधा जी ने अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करने के अनेक प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। इस दौरान उन्होंने काहुनी गांव को, ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, लिख देते हैं यहाँ पर, काहुनी गांव को जो है अपना आश्रय स्थल बनाया और यहीं पर रहे। और बाद में हंसाबाई के सहयोग से 1453 में जाकर के एक संधि हुई, आवल बावल की संधि, जिससे न केवल मारवाड़ और मेवाड़ के क्षेत्रों का निर्धारण किया गया, अपितु उन दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए गए, है ना। तो ये पूरा मामला हुआ, आकर के रणमल ने जो है अपनी बेटी श्रृंगार देवी है उसकी शादी कर दी राजकुमार रायमल के साथ, और पूरा मामला सेटल डाउन किया कि अब अच्छे संबंध हम रखेंगे, और उनको वापस से जोधपुर जो है, मतलब जोधपुर तो बाद में बसाया, मंडौर वगैरह जो था उनका इलाका मारवाड़ का, उनको दे दिया गया। तो हंसाबाई की दरिया दिली थी, उसमें उन, क्योंकि एक मातृ पक्ष की तरफ से एक मन था उनका, तो वो प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए देखो, 1453 में आवल बावल की संधि के तहत मंडौर लेने में सफल रहा, और बाद में सुलह करने के लिए या अच्छे संबंध बनाने के लिए अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह राजकुमार रायमल से कर दिया। तो श्रृंगार जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा अच्छे से, अगर सही आपको लिखना हो तो, है ना, ये वाला श्रृंगार। 1459 में उसने जोधपुर नगर बसाया, है ना। जोधपुर नगर की स्थापना कब की, 1459 में, और राजधानी बना दी, और इसको सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटू पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया। देख, चिड़ियाटू पहाड़ी का ही एक अन्य नाम क्या है, पंचेटिया पहाड़ी, याद रखना भैया ना, पंचेटिया पहाड़ी। हालांकि पंचेटिया पहाड़ी से पहले ये जो दुर्ग है, इसको बनाने के लिए मसूरिया पहाड़ी का चयन किया गया था, लेकिन मसूरिया पहाड़ी पर पानी की व्यवस्था सही से नहीं थी, इसलिए वो कैंसिल कर दिया प्लान, पंचेटिया पर आए, और पंचेटिया को ही चिड़ियाटू कहा गया, और उस पर इस दुर्ग का निर्माण किया गया, विशाल दुर्ग का निर्माण। कहते हैं कि नींव करनी माता ने रखी थी, है ना, और जो है क्या रखा गया इसका नाम, मेहरानगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ या गढ़ चिंतावणी इसको कहा गया। ये सारे के सारे नाम इन्हीं के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेहरानगढ़ की नींव करनी माता ने रखी। जोधा के ही 5वें पुत्र बीकानेर, देखो ये जोधा का ही 5वां बेटा था, इसने बीकानेर की स्थापना की। ऐसे दरबार में बैठे थे तो किसी बात पे थोड़ा सा ईगो पे मामला आया, और अपने चाचा के साथ ही निकल के चले गए, और करणी माता के आशीर्वाद से कहते हैं कि इन्होंने पहले तो कोडल देसर में रहे कुछ दिन, तो वहाँ पे भैरव मंदिर भी बनवाया, और कोडल देसर के बाद जो है बीकानेर नगर की स्थापना की, और पूरा मामला इन्होंने सेटल किया। हालांकि बाद में राय सिंह जी ने वहाँ पर जूनागढ़ का निर्माण किया अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में, तो वो सारा मामला अलग से समझेंगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे इनके 5वें पुत्र जो बीकानेर की स्थापना की, ठीक है। 1488 में की थी, ध्यान है आपको, है ना, आखा तीज के दिन। इस किले के भीतर जोधा ने नागरेची माता का मंदिर, जोधपुर दुर्ग के अंदर नागरेची माता का एक मंदिर, जिसके हम बात कर रहे थे ना, हाँ चलो। और राव जोधा की जो पत्नी है, कौन, जसमादे, इन्होंने जोधपुर में रानीसर तालाब बनवाया। याद रखना, ये पत्नियां जितनी प्यारी है ना, कि चांद कंवर या जसमादे या उत्तम दे, है ना, तिरंग दे, सारी की सारी कौन कौन सा तालाब बनवा रही है, कौन सी बावड़ी बनवा रही है, और क्या काम करवा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पिछली बार भी एक ऐसा सवाल पूछा गया था, तो ध्यान रखना, इस बार में सुन करना बिल्कुल भी। चलो अब बात करते हैं राव सातल की। राव सातल बनते हैं 1489 में, 1489 से 92, ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पीपाड़ के युद्ध में इन्होंने अजमेर के मल्लू खां को परास्त किया, और इस स्मृति में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है, घुड़ला का त्यौहार, जो मारवाड़ के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी फूला भटियाणी, ये ध्यान रखना, फूला भटियाणी ने अपने नाम पर ही एक फूलेलाव तालाब बनवा दिया, कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। साथ ही क्योंकि इनका नाम क्या है, सातल,
इन्होंने अपने ही नाम पर एक कस्बा बसाया जैसलमेर के पास, और उसका नाम रखा सातलमेर, है ना, तो वो भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने जैसलमेर में अपने नाम पर सातलमेर नामक कस्बा बसाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं राव सूजा की, 1492 से 1515 तक। छोटी छोटी सी चीजें हैं, समझते हुए चलेंगे अच्छे से, बहुत आराम से मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। एक ही क्लास में कंप्लीट जोधपुर के राठौड़ कर लेंगे, और एग्जाम में सवाल जो आएगा निश्चित रूप से यहां से बाहर नहीं रहने वाला है ना। चलिए देखो, सूजा जो है राव सातल के छोटे भाई थे। इन्होंने बाड़मेर, कोटा और जैतारण को जीता। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए हाईलाइट किया गया कि किस किस को जीता, बाड़मेर, कोटा और जैतारण को जीता। बीका ने उनके शासनकाल में जोधपुर पर चढ़ाई की, और मेड़ता में जो है राव वीरम ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना, यानी कि तीसरी शाखा किसकी, राठौड़ राजवंश की जो है स्थापित की। किसके काल में, राव सूजा के काल में। तो ये भी ध्यान रखेंगे ना। राव बीका ने जोधपुर पर क्यों चढ़ाई की थी? राव बीका को लग रहा था कि चलो मैंने जोधपुर पे अपना अधिकार तो त्याग दिया है, लेकिन फिर भी मुझे क्या चाहिए, जोधपुर से अधिकार त्याग दिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कुछ राज चिन्ह, ऐसे राज चिन्ह जो मैं अपने घर यहाँ रख सकूँ, बीकानेर में रख सकूँ। तो उन राज चिन्हों को लेने देने के विवाद पर, क्योंकि उसने मांगे और सूजा ने मना कर दिया, तो अटैक करके हरा करके राज चिन्ह ले गया था वो, है ना। जैसे झाल था, चंवर थी, और तलवार वलवार थी, एक नागरेची माता की मूर्ति वगैरह कई चीजें थी ऐसी, है ना। नेक्स्ट देखो, अब बनते हैं राव गांगा, 1515 से 1531। इन्हीं के बेटे के बारे में हम बात करेंगे। मालदेव इन्हीं का पुत्र था, और इन्होंने क्या किया, खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा की सहायता के लिए 4000 सैनिक भेजे। किसके नेतृत्व में, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो 4000 की सेना भेजी थी, मालदेव के नेतृत्व में ये सेना भेजी थी। इनके शासनकाल में मेड़ता के वीरमदेव और कुंवर मालदेव के मध्य जो है दौलत खां के हाथी को लेकर विवाद हो गया, और इन्होंने मालदेव ने शासक बनने पर मेड़ता पर आक्रमण करके वीरमदेव को भगा दिया। बाद में देखेंगे कि मालदेव की सहायता के लिए पड़ोसी क्यों नहीं आए। जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ तो उसके कारणों में ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो, जोधपुर में एक तालाब बनवाया गया, गांगेलाव तालाब। गांगेलाव नाम से स्पष्ट हो रहा है, गांगा यानी कि गांगेलाव तालाब। और एक इनकी पत्नी थी, कौन, नानक देवी। इन्होंने क्या बनवाया, अचलेश्वर महादेव मंदिर। एक पत्नी और थी इनकी, उत्तम देव, ये भी ध्यान रखना। उत्तम देव ने क्या बनवाया, पद्मसर तालाब, है ना। ये पद्मसर तालाब भी इंपॉर्टेंट है। गांगेलाव तालाब गंगा ने खुद बनवाया, नानक देवी ने, अचलेश्वर महादेव, उत्तम देव ने क्या बनाया, पद्मसर तालाब। ये 3 चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है राव गांगा के शासनकाल के संदर्भ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब आ जाते हैं राव मालदेव, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है भाई, है ना। तो ध्यान रखेंगे मालदेव के संबंध में, क्योंकि जैसे ही मालदेव का नाम सामने आता है बहुत सारी चीजें दिमाग में अपने आप चलने लगती है। शेरशाह सूरी का जो है चेहरा आ जाता है सामने, गिरी सुमेल का युद्ध आ जाता है, और भी तमाम चीज़ें आप तो देखते हैं कि उदय सिंह की सहायता करने वाले मालदेव 1540 में, जिसके एवज में उदय सिंह ने जो है वसंतराय नामक हाथी इनको गिफ्ट किया था। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं यहाँ पर जैसे ही। तो चलिए मालदेव को शुरुआत से देख लें अच्छे से। देखो, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, वो ये कि मालदेव ने अपने पिता की हत्या की, लेकिन बहुत सारे लेखक जो है वो कहते हैं कि ऐसे ही अफीम के नशे में बैठा था एक झरोखे में गांगा, वहाँ से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं इसके लिए जो है मालदेव जिम्मेदार था। तमाम तरह की बातें हैं, सिद्ध कुछ हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी इसे मारवाड़ का पितृहंता शासक माना गया है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग, है ना। प्रमाणिक नहीं है, ये प्रमाणिक चीज़ें नहीं है। दूसरा, अपने राज्यारोहण के समय जो है इसके पास केवल 2 ही परगने थे, कौन कौन से, जोधपुर और सोजत। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है बाद में, लेकिन इसने कितने 58 परगने शामिल कर लिए मारवाड़ में। आप सोच के देखिए, 2 से 58 का सफर, ये वही है, शून्य से शिखर का सफर जो है मालदेव ने तय किया। यानी कि 2 परगने थे जब राजा बना, और जब अंतिम समय जब था उसका, उस समय 58 परगने इसके शासन में, यानी कि इसके साम्राज्य का हिस्सा थे। नेक्स्ट देखते हैं, खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से भाग गया, हम देख चुके हैं। 1532 में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण पर जो है विक्रमादित्य की सहायता भी की, लेकिन पर्याप्त नहीं हुई। इसके अलावा इसने नागौर, बादराजून, मेड़ता, अजमेर, सिवाना और जालौर पर आक्रमण करके राज्य का विस्तार किया। और एक और महत्वपूर्ण घटना है ना, 1536 में जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया।
और उमादे से अनबन हो गई, उमादे रूठ के चली गई, तारागढ़ अजमेर में रहने लगी और ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इसी उमादे के लिए इन्होंने, जब इनके स्थापत्य की बात करेंगे ना, तो इस उमादे के लिए, क्योंकि अजमेर के तारागढ़ में रहती थी और तारागढ़ में पीने के पानी की व्यवस्था बड़ी खराब थी भाई, है ना, तो इस तारागढ़ के अंदर पानी की व्यवस्था करवाई कि भाई उमादे तिसाई न मरे, तिसाई नहीं समझते हो ना, प्यासी ना रहे, पानी वानी अच्छे से मिल जाए उसको, कपड़े वपड़े धोने का, नहाने का, पीने का, सारा पानी मिल जाए बढ़िया आराम से। तो व्यवस्था पानी की उस तारागढ़ दुर्ग के अंदर इन्होंने की, केवल उमादे के लिए। ये भी आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1542 में मालदेव ने बीकानेर के जैतसी को, बीकानेर का राव जैतसी था, है ना, और कब की बात कर रहे हैं, 1542 की, पाहिबा साहिबा के युद्ध में हराया है, ये ध्यान रखना। और केवल हराया ही नहीं है, ऐसा हराया है कि युद्ध में ही खत्म कर दिया है, युद्ध में समाप्त कर दिया है। हालांकि उसके मरने के बाद उसका बेटा जो है वो ऐसे परेशान हारा भाग के चला गया शेरशाह सूरी के पास कि महाराज मैं आपके शरण में आया हूँ, कल्याण में चला गया सीधा, उसको होश होश नहीं, इसको पता मेरे बाप को मार दिया, पिता की हत्या कर दी, अब मेरा भी पता नहीं, मैं आ गया पकड़ में तो मेरे को भी जिंदा थोड़ी छोड़ेगा। तो डर के मारे और इस तरीके से घबरा करके और शरण में चला गया शेरशाह की, है ना। फलस्वरूप जैतसी का पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में चला जाए। अब शेरशाह के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। तो 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होगा। हालांकि उस गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह ने कूटनीति से काम लिया। उसके जो सेनापति हैं मालदेव के जैता और कूपा, उन सेनापतियों की तरफ से एक जाली पत्र जो है लिखा और उसको ऐसी जगह फिकवा दिया कि गलती से ऐसा लगे कि ये गलती से मिला है मालदेव को। मालदेव ने जब वो पत्र पढ़ा तो क्योंकि उसको इतना ज़्यादा आइडिया था नहीं और उसने विश्वास कर लिया बिना बात किए ही, और विश्वास करके वो युद्ध भूमि छोड़ करके ही चला गया। उसको लगा अब मेरे सेनापति के साथ नहीं है तो मैं क्या ही जीतूंगा। लेकिन जब सेनापतियों तक ये बात गई, उनको लगा कि हमारे ऊपर इतना है विश्वास, मालिक ने इतना है विश्वास किया, क्यों, तो उनका इस कलंक को तो मिटाना पड़ेगा, इस गद्दारी के ठप्पे को तो परमानेंट खत्म करना पड़ेगा। और उसके लिए इतनी बहादुरी से उन्होंने युद्ध किया। कहते हैं कि शेरशाह सूरी, जो शेरशाह सूरी था, हारते हारते बचा। जरा सा अगर और युद्ध में थोड़ा सा जान लगा देते तो शेरशाह पक्का हार जाता। अगर मालदेव नहीं जाता युद्ध छोड़ के तो भी शेरशाह की हार कंफर्म थी। लेकिन उस युद्ध में जीतने के बाद भी शेरशाह ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा भयानक युद्ध था। और कहता ना कि जी कट्ठों में आ गया शेरशाह के, और वो कह रहा है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, क्योंकि और कुछ होता ही नहीं इधर। क्या होता है मारवाड़ में, रेगिस्तान रेगिस्तान है ना, इतनी बाजरा, ये दो चार चीजें होती है। तो मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, बच गया, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया, नहीं तो आज तो गजब हो जाता। ये बात कहनी पड़ी उसको, है ना। तो इसलिए फारसी इतिहासकारों ने, जैसे निजामुद्दीन वगैरह है, इन्होंने हशमत वाला राजा कहा है मालदेव को, हशमत वाला राजा। सारी बातें हम पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ से मालदेव ने मैदान छोड़ दिया और इस युद्ध के अंदर जो है जैता और कूपा ने बड़ी वीरता दिखाई, लेकिन किंतु ये मालदेव हार जाता है। और मतलब 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जब 1545 में शेरशाह की मृत्यु होती है, ध्यान रखना, जब शेरशाह ने युद्ध जीता उसके बाद खवास खां को जो है जोधपुर नियुक्त कर दिया। और जब 1545 में जब शेरशाह की मृत्यु हुई तो उसके बाद खवास खां को भगा दिया। किसने, मालदेव ने। मालदेव वापस आ गया, क्योंकि पहले सिवाना चला गया था, वापस आकर के जोधपुर, पोखरण, ये सारे जो है क्षेत्र वापस से अपने अधिकार में ले लिए 1545 में मालदेव की शेरशाह की मृत्यु होने के तुरंत बाद। अब देखो 1562 में मालदेव की मृत्यु हुई और अबुल फजल और निजामुद्दीन ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे हशमत वाला राजा कहा है। अब इन्होंने कुछ जो है स्थापत्य वाले कार्य नहीं करवाए। वो क्या करवाए, देखो, जोधपुर गढ़ के कोट के साथ रानीसर कोट और शहर पना बनवाया। सातलमेर, पोकरण, मालकोट, सोजत, रायपुर, गुंदोज, भादराजू, रिया, सिवाना, पीपाड़, नाडौल, कुंडल, फलौदी, दुनाड़ा आदि कस्बों के चारों ओर कोट बनवाए। कोट यानी दीवार बनवा दी सारे चारों, है ना। और नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। इसके अलावा हमने बात की कि अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में पानी की व्यवस्था करवाई। किसके लिए, उमादे के लिए। रूठी रानी उमादे चली गई थी ना, रूट करके ध्यान है हमको, तो वो करवाया। इसके अलावा इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था, कौन, ईश्वरदास, है ना, डिंगल साहित्यकार था। और हाला झालारी कुंडलियां भी जो है सूर सत्सई देवयान और हरिरस जैसे काव्य इन्होंने लिखे। एक दूसरा विद्वान और था आशानंद, जिन्होंने बागा भारमनीरा दोहा और उमादे बटियाणीरा कवित्त भी लिखा। नेक्स्ट बात करते हैं राव चंद्रसेन की। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 मारवाड़ का भूला बिसरा राजा जिनको कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है ना। तो राव चंद्रसेन देखो 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया
चीज़ें आप सुनेंगे अच्छे से तो याद हो जाएगी। अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया 1570 में, इस उद्देश्य से कि कौन कौन जो राजा है उसके साथ हैं, क्योंकि 1562 में भारमल ऑलरेडी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए राजाओं की अधीनता जो है बढ़ाने के लिए, यानी कि अधीनता में अधिकाधिक राजाओं को लेकर के आए, अपना साम्राज्य विस्तृत करें, इसके लिए एक दरबार लगाया। हालांकि लोगों को बताया कि मैं अकाल राहत कार्य के लिए लगा रहा हूँ, और उसके तहत एक छोटा सा औपचारिक रूप से शुक्र तालाब भी बनवा दिया नागौर में। तो लेकिन वास्तविक प्रयोजन तो हमें पता है कि जो रियल मोटिव है वो क्या है, वो तो हमें पता है। तो अब इस नागौर दरबार में भाग लेने के लिए चंद्रसेन भी गए। क्यों? क्योंकि चंद्रसेन का अपने भाइयों से झगड़ा था। इसके जो भाई थे राम और उदय सिंह, दोनों से झगड़ा, और साम्राज्य में मामला गड़बड़ हो रखा था। तो जब चले गए दरबार में तो पता लगा कि राम और उदय सिंह ऑलरेडी बैठे हैं, अधीनता स्वीकार करने ही गया था चंद्रसेन। आप समझेंगे चीज को, है ना? क्योंकि इससे पहले उदय सिंह और राम जो है मिलके जोधपुर छीन चुके हैं 1564 में ही। उसको लग रहा है कि वापस मिल जाए, तो लेकिन देखा कि राम और उदय सिंह तो अकबर के बिल्कुल पास बैठे हैं, तो उसको लगा कि अब कोई उम्मीद है ही नहीं, वापस आ गया। और कोई उम्मीद आशा नहीं रही, तो फिर 1581 तक जो है अंत तक लड़ता रहा, पहाड़ों में रहा, भादराजून वगैरह में अपने ठिकाने बना के रखे। इसलिए इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें इनके लिए प्रयुक्त की जाती है ना? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। देखो 1564 में क्या हुआ था कि राम जो था इनका भाई, वो शाही सहायता लेकर के आया और हुसैन को लिखा सेना लेकर के आया, और उन्होंने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। और ये अधिकार बहुत लंबा चला, है ना? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। 1570 में जो नागौर दरबार था उसमें जैसलमेर का हर्राज भाटी, बीकानेर का कल्याणमल, मारवाड़ से चंद्रसेन गए तो सभी थे, लेकिन चंद्रसेन के अलावा लगभग सभी ने जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी। चंद्रसेन ने भादराजून और सिवाड़ा में रहकर मुगल सेना का सामना किया। अंत में वह रामपुरा के पहाड़ों पर चला गया और 1581 में उनका देहांत हो गया। अब ये देखो, विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना किससे की है? महाराणा प्रताप से। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किसकी तुलना किसने किससे की। सामान्य सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं, तो गलत ना हो सामान्य सवाल, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके अलावा चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक या मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ तक बात कर रहे हैं चंद्रसेन की। और कभी आशा भारत ने चंद्रसेन की प्रशंसा में गुण 84 रूपक बंद नामक काव्य जो है लिखा। अब बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह। ये मोटे नहीं थे, ये मोटा राजा उपाधि थी भाई इनके ना। और मुगल अधीनता में शासक बनने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। 1581 में जब चंद्रसेन की मृत्यु हुई तो 81 से 83 तक 2 साल तक जोधपुर जो है खालसा में रहा। खालसा केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि, उसमें रहा खालसा में। और इसमें रहने के बाद देखेंगे अच्छे से, 83 के अंदर जो है उदय सिंह को शासक नियुक्त किया गया 1583 में। ध्यान है ना? तो ये उदय सिंह पहला शासक था जो मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त हुआ। और उदय सिंह ने अपनी बेटी जो थी जोधाबाई या जगत गोसाई, जिसका नाम हम देखते हैं, उसकी शादी कर दी, है ना? किसके साथ? जहांगीर के साथ। ये ध्यान रखेंगे, जहांगीर के साथ जगत गोसाई की शादी कर दी। और खुर्रम जो है बाद में इसी पत्नी से उत्पन्न हुआ। यह मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। विवाह के अवसर पर इसे 1000 का मनसब देकर सम्मानित किया गया। अच्छा, इनके पुत्र ने जो है 1609 में किशनगढ़ बसाकर राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र बनाया। नेक्स्ट बात करते हैं राव सूर सिंह की 1595 से 1619, है ना? मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्रों के होते हुए भी अकबर ने सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि देकर के मारवाड़ का शासक जो है स्वीकार किया। लाहौर में टीका दिया और 2000 का जात सवार और जात का यानी कि मनसब दिया। और सूर सिंह को, ये ध्यान रखना, सूर सिंह ने एक काम किया था। सूर सिंह ने जहांगीर को 2 हाथी गिफ्ट किए थे, रण रावत और फौज श्रृंगार। सूर सिंह ने जहांगीर को रण रावत और फौज श्रृंगार नामक 2 हाथी गिफ्ट किए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं महाराजा गज सिंह 1619 से 1638। गज सिंह के लिए जो है इन्होंने जहांगीर ने सिरपाव भेजा। और उस समय क्योंकि ये बुरहानपुर में थे तो बुरहानपुर में ही इनके टीके का दस्तूर किया गया और 3000 जात और 2000 सवार का मनसब इनको दिया गया। 1638 में इनकी मृत्यु आगरा में हुई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि 1621 में जहांगीर द्वारा इनको दल थम्बन यानी कि फौज को रोकने वाला, दल को थामने वाला, है ना, दल को थाम देने वाला, इसकी उपाधि दी गई, है ना? ये ध्यान रखेंगे। और 1630 में इनको जो है महाराजा की उपाधि, ये दोनों उपाधियां किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा दी गई, तो ये भी ध्यान रखेंगे। गज सिंह के ऊपर क्या था? इसकी एक पासवान थी अनारा बेगम, है ना? इस अनारा बेगम का बड़ा प्रभाव था और इसके चलते इन्होंने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिससे बड़ा बेटा अमर सिंह जो है वो रूठ गया।
कहते हैं ना रूस के, और रूस के चला गया। उस समय जो भी रूस था वो सीधा दिल्ली दरबार चला जाता है, तो रूस करके दिल्ली चला गया शाहजहाँ के दरबार में। शाहजहाँ ने क्या कहा कि चल बेटा तेरे को थोड़ा सा और मारवाड़ को कमज़ोर कर देते हैं। मारवाड़ का एक हिस्सा जो है नागौर वाला, तो नागौर का परगना अमर सिंह को दे दिया कि अब इधर रहे। तो बाद में अमर सिंह का जो है बेटा रहेगा इंद्र सिंह वगैरह, वो भी इधर आएंगे, देखना अभी बात करेंगे उनकी। तो ये दे दिया इनको। अब गद सिंह के समकालीन कवि थे हेम सामोर, है ना, इन्होंने गुण भाषा चरित्र, और कवि केशव दास ने गज गुण रूपक की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। हेम सामोर ने क्या लिखा, गुण भाषा चरित्र, और केशव दास ने लिखा गज गुण रूपक, यानी कि केशव ने गुणों का बखान किया किसके, गज सिंह के। तो गज गुण रूपक किसने लिखा, केशव ने। और हेम ने, कवि हेम जो है उन्होंने क्या लिखा, हेम कवि गुण भाषा चरित्र लिखने वाले व्यक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, ये बड़े महत्वपूर्ण है भाई। जसवंत सिंह प्रथम का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे राजवंश में। संभावना है सबसे ज़्यादा कि सवाल यहाँ से पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे 1638 से 1678 तक। और मारवाड़ के ऐसे शासक जो एक हिंदू प्रतिनिधि के रूप में जो है अपना प्रभुत्व बना करके रखते हैं, और जो वहाँ उस समय शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में जो है मामला रहता है, उसमें हिंदू प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं, ये तमाम चीज़ों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए देखो, 1645 में इनको आगरा का प्रबंध सौंपा गया। 48 में कंधार अभियान पर जब इनको भेजा और इनकी वीरता देखी, तो वीरता से प्रभावित होकर जो है इनका मनसब 6000 का कर दिया गया है। ध्यान रखना, कंधार अभियान पर कब भेजा गया और आगरा का जो प्रबंध है वो कब दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसी चीज़ों का क्रम पूछ लिया जाता है। 1645 में आगरा का प्रबंध और 1648 में कंधार अभियान। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। देखो 1657-58 में जब शाहजहां बीमार हुआ तो मुगल उत्तराधिकार युद्ध हुआ। 5 युद्ध हुए, ध्यान है ना आपको, बहादुरगढ़ से लेकर के और ये धर्मत, देवराय, सामूगढ़ वगैरह। तो 5 युद्धों में अंतिम रूप से तो औरंगजेब जो है विजयी रहा था, लेकिन धर्मत का जो युद्ध हुआ, ध्यान रखना है ना, औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में जो है दारा का साथ दिया। हालांकि दारा हार गया था कासिम खां के विश्वासघात के कारण, और ये दारा की तरफ थे। जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया था, और दारा के साथ थी शाही सेना, यानी कि जो रॉयल आर्मी थी वो दारा शिकोह के साथ थी, और औरंगजेब की सेना ने उस आर्मी को और दारा शिकोह को पराजित किया, जिसके साथ जसवंत सिंह थे। कासिम खान ने विश्वासघात किया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अब इस पराजय के बाद, क्योंकि संबंध औरंगजेब के साथ खराब हो गए, तो जाता है औरंगजेब के पास कि साहब माफ़ कर दो ऐसे से, क्योंकि मैं तो शुरुआत से हम लोग दरबार के साथ ही रहे, तो अब शाही सेना जा रहेगी, हमारी तो मजबूरी है उधर रहना, ये कह के औरंगजेब के साथ संबंध मधुर कर लिया। हालांकि बाद में एक बार फिर से सामूगढ़ में और हालात बिगड़े थोड़े से, लेकिन फिर वापस से जो है जयपुर वाले शासकों की सहायता से और जो है थोड़ा सा मामला सेटल कर लिया गया कि चलो कोई टेंशन नहीं। तो एक तरीका, तो एक मामला तो ये था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 1673 में जो है इनको काबुल भेज दिया गया, और काबुल के बाद जो है उनको जमरूद भेजा गया, अफगानिस्तान में ये जमरूद, और जमरूद में रहते हुए 1678 में इनकी मृत्यु हो गई। अब जमरूद में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी 2 रानियां थी, दोनों गर्भवती थी। दोनों को जब लाया गया तो दोनों से क्रमशः दलतम्बन और अजीत सिंह नामक 2 पुत्र हुए। कह देंगे दलतम्बन की तो रास्ते में ही मृत्यु हो गई, पर अजीत सिंह को जो है बचा करके कैसे जैसे दिल्ली लाया गया, रूप सिंह राठौड़ की हवेली में इनको ठहराया गया। बाद में दुर्गादास और जो बाकी के सहयोगी सरदार थे उनकी सहायता से इसको वापस से जोधपुर लाने में सफलता प्राप्त की गई। इनका पालन पोषण गोराधाय ने किया, जो कि मारवाड़ की पन्नाधाय कहलाती है ना। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। तो चलिए आगे चलते हैं, अजीत सिंह के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। जब इसकी मृत्यु हुई, जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई, तब औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है कि जसवंत सिंह की मृत्यु पर क्या कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है, और बाद में जजिया भी लगा दिया इनके मरने के बाद। और ऐसा ही नहीं, और जो जोधपुर है उसको खालसा में भी शामिल कर लिया था एक बार के लिए, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना। और जब इनकी मृत्यु हुई उस समय 7000 के मनसबदार थे। इनके दरबार के अंदर सूरत मिश्र या सूरती मिश्र भी नाम मिलता है, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास, ये सारे के सारे इनके दरबारी कवि थे। ध्यान रखना, इन चारों का नाम आ जाए और किसके दरबारी कवि, तो जसवंत सिंह का उत्तर आपको करना है। नेक्स्ट, वणोत नैणसी इनका मंत्री था। ये ध्यान रखना, नैणसी की ख्यात तो हमने पढ़ी है ना। इसके अलावा इन्होंने मारवाड़ परगनारी विगत भी लिखी, जो कि मारवाड़ का गजेटियर कहलाती है। और मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को क्या कहा है, राजपुताने का अबुल फजल भी कहा है। जसवंत सिंह स्वयं भी विद्यानुरागी थे और उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी, जैसे भाषा भूषण,
अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, ये ध्यान रखेंगे। सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय और सिद्धांत बोध। जसवीर सिंह की पत्नी अतिरंग दे, इन्होंने जोधपुर में जान सागर तालाब बनवाया, ये ध्यान रखेंगे। अलग अलग पत्नी अलग अलग चीज बनवा रही है। अतिरंग दे ने तो जान सागर बनवाया, और इस जान सागर को बाद में क्या कहा गया, शेखावत जी का तालाब। और दूसरी पत्नी थी जसवंत दे, है ना, जसवंत की पत्नी जसवंत, पति भी जसवंत पत्नी भी जसवंत, ठीक है। और इस जसवंत दे ने इन्होंने क्या बनवाया, राय का बाग बनवाया, और क्या बनवाया, कल्याण सागर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में क्या कहलाता है, रातानाड़ा कहलाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं महाराजा अजीत सिंह। ये बड़ा महत्वपूर्ण है भाई मामला। अजीत सिंह बड़ी मुश्किल से राजा बने थे, है ना। औरंगजेब जो है वो अजीत सिंह को राजा नहीं बनाना चाह रहा था, तो उसने 36 लाख रुपए के बदले में क्या किया, अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह को जो है मारवाड़ का राजा बना दिया। अमर सिंह वही है जो भाग करके शाहजहां के पास गया था और शाहजहां ने नागौर का परगना उसको दे दिया था, याद आ रहा है ना आपको, मामला समझ आ रहा है। तो उसके पोते इंद्र सिंह को 36 लाख रुपए के बदले में, लेकिन जनता नहीं चाह रही है कि वो राजा बने। और दुर्गादास राठौड़ और उसके तमाम जो सरदार हैं वो चाह रहे हैं कि राजा कौन बने, अजीत सिंह शासक बने। हालांकि अजीत सिंह का बाद में बड़ा कृतज्ञ स्वरूप हमें दिखाई देता है कि दुर्गादास राठौड़ को ही निकाल देते हैं ना, तो वो चीज़ें अलग हैं थोड़ी सी। अब देखो, इस कारण जो है दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के खिलाफ स्वतंत्रता का संघर्ष प्रारंभ किया। अजीत सिंह का पालन पोषण गौराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है बहादुर शाह ने, जो बादशाह बना अगला, उसने अजीत सिंह को मारवाड़ के शासक के पद पर स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और दुर्गादास जो है मारवाड़ के शासक बनने के बाद अजीत सिंह के दुर्गादास राठौड़ के साथ संबंध खराब हो गए, इनको देश निकाला दे दिया। वहां से मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास आ गए। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ से निकलने के बाद किसके पास गए, उसके बाद इनको रामपुरा में हाकिम नियुक्त किया गया और विजयपुर की जागीर इनको प्रदान की गई। और अंत में अपने जीवन के अंतिम समय में कहाँ चले गई, उज्जैन। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो गई, जहाँ पर आज भी इनकी छतरी बनी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है, उज्जैन में बनी हुई है, क्षिप्रा नदी के तट पर। आज भी जो उज्जैन में मंदिर जो है महाकाल का, महाकालेश्वर का जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वो क्षिप्रा नदी के तट पर है। और कुंभ के मेले का आयोजन होता है, आप लोग जानते हैं सभी। और इसी दौरान जो है यहाँ पर इनकी छतरी बना दी गई। अब देखिए, दुर्गादास को लोक कथाओं में मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। अगर सिंपली पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, जिसको बिंदा नहीं गया, जिसको पिरोया नहीं गया, ऐसा मोती जो बस ऐसे ही पड़ा हुआ आपको दिखाई देता है, किसको कहा गया, दुर्गादास राठौड़, है ना। राठौड़ों का यूलिसीज कहा गया, इनको बड़ा सम्मान से इनका नाम लिया जाता है ना। इनको राजपुताने का गैरीबाल्डी, कर्नल टॉड ने इनको राठौड़ों का यूलिसीज कहा है, तो इनका नाम इतिहास में बड़ा भाई प्रसिद्ध है ना। अब देखो, लेकिन अजीत सिंह ने क्या किया, 1715 में अपनी बेटी इंद्र कुंवरी का विवाह जो है मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ कर दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों विधियों से संपन्न हुआ। हालांकि फर्रुखसियर की जब मृत्यु हुई तो वापस से इसको ले आए थे, अपनी बेटी को वापस जोधपुर में ले आए थे। इन्होंने जो है कुछ किताबें लिखी, दुर्गा पाठ भाषा, ये एक ही नाम है पूरा, और गुण सागर नामक ग्रंथ इन्होंने लिखे। 1724 में इनकी हत्या कर दी। किसने, इनका छोटा बेटा जो था बख्त सिंह, उसने अपने बड़े भाई अभय सिंह के कहने पर बहकावे में आकर इनकी हत्या कर दी और राजा बन गया। तो हत्यारे को थोड़ी राजा बनाएंगे, थोड़े दिन बाद उसको भी हटा दिया गया। ऐतिहासिक महाकाव्य अजीतोदय जो है संस्कृत में लिखा गया, जिसकी रचना किसने की, जगजीवन भट्ट ने अजीतोदय लिखा। और इसके अलावा GH ओझा ने जो है अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ को उसने निकाल दिया था लास्ट में जाकर। अब आते हैं महाराजा अभय सिंह। देखो, इनके काल का पूरा वर्णन आपको प्राप्त होता ही है अभय सिंह का। हालांकि भक्त सिंह भी बनते हैं, लेकिन अभय सिंह उसके बाद ज़्यादा समय वो नहीं रख पाते हैं। अभय सिंह के शासनकाल में जो है हाकिम गिरधारी दास ने खेजड़ली में पेड़ कटवाने का आदेश दिया। और ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है भैया ना। 28 अगस्त 1730 को अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने जो है अपनी कुर्बानी दी, और इस घटना को खेजड़ली बलिदान के नाम से जाना जाता है। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष ध्यान रखेंगे, भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है खेजड़ली गांव में, है ना, ठीक है। इनके दरबार में जो है डिंगल के प्रकांड विद्वान कनिदान जी थे, जिन्होंने सूरज प्रकाश जो है नामक ग्रंथ लिखा। और एक और लेखक थे, कवि जो थे, विद्वान जो थे, वीरभान, इन्होंने राज रूपक की रचना की। तो छोटी छोटी सी बातें सारी। इनके राज्यकाल में चारण कवि पृथ्वीराज ने अभय विलास नामक जो है भाषा शास्त्र है, जो ग्रंथ है, वो लिखा।
और जगजीवन भट्ट ने अभ्युदय की रचना की। चलिए अब बात करते हैं राम सिंह जी की। 2 साल रहे, ज़्यादा कुछ मामला था नहीं। इसके बाद बख्त सिंह बने 51 से 52। बख्त सिंह का भी ज़्यादा सिस्टम था नहीं, उन्होंने राम सिंह से जोधपुर छीना और 52 में इनकी मृत्यु हो गई, तो 1 साल ही रहे पूरे। 52 में अब राजा बनते हैं कौन? विजय सिंह, है ना। जब विजय सिंह राजा बने तो विजय सिंह को राम सिंह और मराठों के संयुक्त आक्रमण का सामना करना पड़ा सबसे पहले। किसका? राम सिंह और मराठों का संयुक्त आक्रमण। अब देखो इन्होंने क्या किया, सांबर, मारोट, सोजत, पर्वतसर और केकड़ी, ये सारे इलाके तो किसको दे दिए? राम सिंह को। कौन कौन से? ये सारे इलाके। और अजमेर जो है वो मराठों को दे दिया। कब? 1756 में, ये ध्यान रखना, है ना। और नागौर के पास जयपा सिंधिया की हत्या कर दी। ये मामला था पूरा। अब देखो यहाँ इसके समय, क्योंकि अजमेर 1756 में मराठों के पास चला गया है, तो अब इसको लग रहा है कि मुझे जो मेरा खोया हुआ क्षेत्र है वो तो प्राप्त करना है। इसको बहाना, कोई ना कोई बहाना मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो उसी बहाने के पास देखो, इसी बीच क्या हुआ, 1781 में मुगल बादशाह बने शाह आलम द्वितीय, और उनसे टकसाल खोलने की अनुमति इन्होंने प्राप्त की और अपने नाम से विजय शाही सिक्के, खुद के नाम पर जो सिक्के थे विजय शाही सिक्के, वो सिक्के चलवाए इन्होंने। और तुंगा के युद्ध में, ध्यान रखना, 1787 में तुंगा के युद्ध में जयपुर के साथ मिलकर इन्होंने मराठों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये ध्यान रखना भाई, है ना। अब देखो तुंगा के युद्ध में क्योंकि मराठों को हटने पर मजबूर किया है, तो मराठे कमजोर है तो फायदा उठाएगा नहीं उठाएगा। 1756 में जो अजमेर मराठों को दिया था वो अजमेर वापस से ले रहा है कि हाँ आप मेरा अजमेर थे तो वापस, लेकिन मराठे भी कम नहीं है। 87 में हार करके 90 में वापस आ रहे हैं कि कह रहा था कि वो महाजी सिंधिया कह के गए थे कि मैं अगर जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा भाई। तो ये सारा मामला समझ में आएगा यहाँ से। तो अजमेर पर 87 में अधिकार तो कर लिया, लेकिन पाटन के युद्ध में जब 1790 में जब पाटन का युद्ध हुआ तो मराठों से परास्त होने पर अजमेर पुनः जो है सिंधिया को सौंपना पड़ा। ये पूरा मामला आप समझेंगे अच्छे से ना। ये तुंगा का युद्ध और पाटन का युद्ध, ये दोनों ध्यान रखना, 1787 और 1790, 2 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट, विजय सिंह पर इनकी पासवान गुलाब राय, एक रानी थी इनकी गुलाब राय, देखो गुलाबी रंग में लिखा है गुलाब राय का नाम। और इन्होंने जो है इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होने के कारण जो वीर विनोद है, वीर विनोद किसकी किताब है बताओ भाई? कवि राजा श्यामल दास की जो रचना है, ये ध्यान है ना, मेवाड़ का और ये आसपास का इतिहास पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो श्यामल दास ने वीर विनोद में गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा है, ये ध्यान रखना। और क्या कहा है? विजय सिंह को, इसमें विजय सिंह को ये चीज और ध्यान रखना, क्या कहा है? जहांगीर का नमूना भी कहा है, जहांगीर का नमूना कहा है। 2 चीजें हो गई, ठीक है। अब देखो गुलाब राय ने विजय सिंह के पोते मान सिंह को उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया, लेकिन सरदारों के विरोध के कारण जो है अपने दूसरे पुत्र भीम सिंह को उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। सरदार ने कहा नहीं मान सिंह योग्य नहीं है तो भीम सिंह को बनाना पड़ा, और अब राजा कौन बन गया? भीम सिंह। 1793 से 1803 तक 10 साल रहा, और 1803 में जब मृत्यु हुई तो मामला क्या था? मामला ये था कि भीम सिंह की, मेवाड़ के जो महाराणा भीम सिंह हैं उनकी बेटी कृष्णा कुमारी के साथ सगाई हो गई थी और शादी से पहले उसकी मृत्यु हो गई। बस इतना सा मामला समझेंगे ना सॉरी। और इसके बाद बना महाराजा मान सिंह। अब क्योंकि जब मृत्यु हो गई तो इसका टीका जयपुर के जगत सिंह के पास लाया गया, लेकिन इस बात का विरोध मान सिंह ने किया। इसने कहा नहीं, एक बार टीका जोधपुर आ गया तो जोधपुर में भी आई जाएगी। अब तो इन दोनों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ। गिंगोली का युद्ध है ना, तो समझेंगे थोड़ा सा, ये ध्यान रखेंगे ना। जगत सिंह के साथ मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ, जिस युद्ध के अंदर जगत सिंह जीत गया और मान सिंह पराजित हुआ। इसने क्या है, अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जयपुर और बागी सरदारों को परास्त किया। देखो गिंगोली के युद्ध में तो हार रहा है मान सिंह, लेकिन बाद में इसने अमीर खां के सहयोग से जयपुर और बागी सरदार जो है उनको हराया भी। तो मामला सेटल डाउन नहीं हो, बाद में जहर देना पड़ा कृष्ण कुमारी को। हालात ये हो गए, बड़ी कलंक मानी जाती है घटना जो है इतिहास में। और देखो मान सिंह के समय और क्या चीज थी, गोरख संप्रदाय के जो पायस देवनाथ थे इनको इन्होंने अपना गुरु बनाया, है ना। देव अयसनाथ या पारस देवनाथ या पायस देवनाथ को गुरु बनाया, और जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है महामंदिर, उसका निर्माण इन्होंने करवाया। तो महामंदिर का निर्माण किसके काल में? मान सिंह जी के काल में। जोधपुर में मान पुस्तकालय की इन्होंने स्थापना की, जिससे वर्तमान में जो है मान सिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र के नाम से जाना जाता है। अमीर खां के कुकृत्यों से परेशान होकर अमीर खां से बाद में ये भी परेशान हुए लूट मार से और इन सब चीज़ों से, तो 1818 में अंग्रेज़ों से संधि कर ली। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, फ़ायदा उठाया
अंग्रेजों ने 1835 में इनके ही खर्चे पर इनसे कहा कि आपकी सेना योग्य नहीं है और अरनपुरा में जोधपुर लीजियन का गठन कर दिया 1835 में। खर्चा कौन दे रहा है? मारवाड़ खर्चा दे रहा है, मारवाड़ राज्य के खर्चे पर जो है गठन कर दिया, ठीक है। और 1839 में जोधपुर के किले पर जो है अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने और पॉलिटिकल एजेंसी जो है जोधपुर के अंदर स्थापित कर दी। तो जोधपुर का मामला काफी हद तक खराब हो गया यहाँ पर, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आगे देखिए, बांकीदास जो है डिंगल के प्रकांड विद्वान थे। इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने बांकीदास की ख्यात कुकवी, बत्तीसी, दातार बावनी, मानजसो मंडन आदि किताबें लिखी। और मानसिंह की पत्नी जो थी प्रताप पोवरी, इन्होंने पिंगल भाषा में 15 ग्रंथ लिखे, जिसमें ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश, प्रताप पच्चीसी, प्रेम सागर, रामचंद्र महिमा, राम गुण सागर और ये तमाम जो रचनाएं हैं ये शामिल। अब देखो, इसके बाद आते हैं तख्त सिंह। तख्त सिंह का नाम तो वैसे ही आपको सबको ध्यान है, क्योंकि 1857 की क्रांति जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते कि अंग्रेजों का पूरा सहयोग दिया और उसके कारण उनको सम्मानित भी किया गया। सिंहासन पर बैठते इन्होंने नाथों के विद्रोह को शांत किया और 1843 में अंग्रेज सरकार के समक्ष जो है अमरकोट का दावा पेश किया। 1857 में अंग्रेजों की सहायता की और विद्रोहियों को दबाने के लिए अपनी सेना भी भेजी। 1870 में देखो, लॉर्ड मेयो ने दरबार लगाया था एक 1870 में, तो उस अजमेर दरबार में इनका स्थान जो है उदयपुर महाराणा से नीचे रखा गया। अतः ये दरबार में जाकर के भी बिना भागले वापस लौट के आ गए और इनके इस कृत्य के कारण न केवल इनकी तोपों की सलामी की संख्या घटा दी गई, अपितु इनको गद्दी से भी हटा दिया गया, अब तुम योग्य नहीं हो इस गद्दी पे बैठने के। और बाद में जसवंत सिंह द्वितीय को शासक बनाया गया 1873 में। अब देखो, ये पूर्णतः अंग्रेज भक्त था। 77 में 1870 के दिल्ली दरबार में इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है भैया ना, ये नमक समझौता ध्यान रखना। 1879 में अंग्रेजों के साथ नमक समझौता हुआ, किसका? जोधपुर का। और किसने किया? जसवंत सिंह सेकंड ने महारानी विक्टोरिया के गोल्डन जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में प्रताप सिंह को मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा, जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने जोधपुर में जुबली कोर्ट परिसर, ये ध्यान रखेंगे, जुबली कोर्ट परिसर का निर्माण इन्होंने जोधपुर में करवाया। और 1881 के अंदर 1881 के अंदर जोधपुर की पहली जनगणना हुई। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनको जहर वहर दे दिया गया और बाद में अजमेर में जाकर के दीपावली के दिन उनकी मृत्यु होगी। सारी चीज़ें हम देखते हैं। साथ में अजमेर जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई और 1884 में, ये भी ध्यान रखना, 81 में जनगणना, 83 में दयानंद सरस्वती आए और 84 में जोधपुर में नगर पालिका की स्थापना हुई और 85 में इन्होंने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा। लगातार 4 वर्ष 4 घटनाएं। 81 जनगणना, है ना, लगातार नहीं, मतलब 81 के बाद 83 दयानंद सरस्वती आए, 84 में नगर पालिका बनी, 85 में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। महाराजा सरदार सिंह 1895 से 1911। देखो, ये पोलो के बहुत तगड़े खिलाड़ी थे और पोलो का इनको इतना शौक था कि इनके कारण जोधपुर जो पोलो का घर कहलाने लगा है। इनके शासनकाल में जोधपुर पोलो का घर कहलाने लगा। अब देखो, इन्होंने क्या, चोरी किए गए माल पर जो है राज्य द्वारा चौथाई हिस्सा लेने की प्रथा बंद कर दी। पहले कोई चोरी का माल मिलता तो जिसका माल चोरी हुआ होता है उसको केवल 3/4 हिस्से दिए जाते और 1/4 राज्य का होता। इन्होंने कहा नहीं, उसका बेचारे का जिसका खोया जितना उसको उतना दे दो पूरा। तो उन्होंने कहा राज्य अब इसमें से हिस्सा नहीं लेगा, ये प्रथा बंद कर दी। ये बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। और चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए एक सेना भेजी, जिसके लिए इनके झंडे पर जो है चाइना 1900 लिखने का सम्मान जो है इनको दिया गया। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया भैया ना, इस पर स्टार लगाया जा सकता है। इन्होंने 1910 में 29,000 रुपये वार्षिक मंजूर किए, एक फंड बनाया, एडवर्ड रिलीफ फंड। और उसमें जो असमर्थ लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, विधवा हैं, अपंग हैं, वृद्ध हैं, निशक्त हैं, अनाथ हैं, बच्चे हैं जिनका कोई नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए एक ये फंड बनाया गया, एडवर्ड रिलीफ फंड, के उसमें से उन लोगों की सहायता की जा सके। बड़ा अच्छा कार्य था मेरा। सरदार सिंह ने एक काम और किया भाई, जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में, है ना, अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा बनवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं ना। संगमरमर से बनी इमारत, आप देखते हैं कितना शानदार ये दिखाई देता है। और इनके बाद बने सुबेर सिंह। इन्होंने जो है लंदन में 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण समारोह में भाग लिया और 1911 के दिल्ली दरबार में, ये पूछ लिया जाता है कि 1877 के दिल्ली दरबार में किसने भाग लिया, 1903 के दिल्ली दरबार में किसने भाग लिया, 1911 के दिल्ली दरबार में किसने भाग लिया, ये सवाल पूछे जाते हैं कई बार, है ना। अब देखो, इनके बाद बने उम्मेद सिंह। 18 नवंबर 1929 को इन्होंने क्या किया, छीतर पहाड़ी पर और उम्मेद भवन पैलेस की नींव रखी, जिसको छीतर पैलेस भी कहा जाता है। इन्होंने मारवाड़ के जन आंदोलनों को शक्ति से दबाने का प्रयास किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारवाड़ी सेना भी भेजी और खुद भी गए युद्ध स्थल पर, ये भी ध्यान रखा।
इन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की एक्टिविटीज में भाग लिया, यानी कि नरेंद्र मंडल की गतिविधियों में हिस्सा लिया, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन की में भाग लेने के लिए भी इन्होंने अपना प्रतिनिधि के जो है एक भेजा, कौन, JW यंग। साथ में इन्होंने जयनारायण व्यास को मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त किया, और इसके अलावा जो अंत में अंतिम शासक जो बने, जोधपुर के अंतिम शासक, ये ध्यान रखना, जोधपुर का अंतिम शासक कौन था, महाराजा हनुवंत सिंह, ये थे जोधपुर के अंतिम शासक, और जोधपुर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने क्या किया, भोपाल के नवाब के साथ मिल करके, क्योंकि जब भारत का एकीकरण हो रहा था उस समय जिन्ना अपनी ही दौड़ में थे, इधर अपने वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन जो है ये रियासतों के एकीकरण के कार्य में लिप्त थे, कार्य कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो जिन्ना से मुलाकात की इन्होंने भोपाल के नवाब के साथ मिल करके, और पाकिस्तान में शामिल होने का प्लान कर रहे थे। ये तो बाद में अपने जो है पटेल जी के और मेनन के कूटनीतिक प्रयासों से और दबाव के चलते जो है भारतीय संघ में शामिल होने पर इन्होंने जो है अपनी सहमति प्रदान की बाद में। तो ध्यान रखेंगे, जिन्ना से भेंट की और जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करने का प्रयास किया, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, इनकी एक जो महिला मित्र थी जुबैदा, उसके साथ भी मतलब उसका भी प्रभाव इसके ऊपर बताते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अंत में सरदार पटेल और माउंटबेटन के प्रयासों से 9 अगस्त 1947 को भारतीय संघ के अधिमिलन पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, और 14 जनवरी 1949 को जोधपुर जो है वृहत राजस्थान में शामिल हो गया। ये तो बात थी जोधपुर के शामिल होने की, सामान्य बातें। तो जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश है वो हमने बात की शुरुआत से लेकर के, जो मूल पुरुष थे राव सिंहा, वहाँ से लेकर के उत्पत्ति से लेकर के हमने बात की हनुवंत सिंह तक, पूरा जोधपुर के राठौड़। मुझे लगता है कि इस 1 घंटे की क्लास में शायद 1 घंटे से भी 2-5 मिनट कम ही आपको मिलने वाला है, तो बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट आपका रिविजन हो गया होगा। अब जो पैटर्न रहेगा वो यही रहने वाला है कि डेली आपको एक राजवंश मिलेगा, एक राजवंश पूरा, एक लगभग आधे पौन घंटे में या 1 घंटे में पूरे एक राजवंश को हम अच्छे से कवर अप करेंगे। मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और ये स्लाइड जो है, इसका जो PDF है, जो PPT है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, राइज सिविल सर्विसेज के नाम से, राइज एजुकेशन के नाम से, डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि समझ भी आ रही होंगी चीज़ें, और अगर समझ आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।